हम भी दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल देंगे रास्ता हो जाएगा। 2024 का आम चुनाव हर मतदाता के लिए अपने इसी हुनर का सही इस्तेमाल करने का वक्त है, क्योंकि अब आप ही भारत भाग्य विधाता है। नमस्कार, मैं प्रियंका गौतम। जनादेश 2024 के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, सियासत हर समय रंग बदलती है। जनता का भी नजर हमेशा सियासी गलियारों की ओर तनी रहती है। प्रदेश में आखिरी चरण में मतदान होना है और ऐसे में पूरे देश की नजर 4 जून को आने वाले चुनावी परिणामों पर टिकी है। देश में 5वें चरण के लिए चुनाव प्रचार थमने के बाद अब 20 मई को 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदान होना है। हिमाचल की राजनीति की हर तस्वीर, चुनावी क्षेत्रों का सियासी गुणाभाग, मतदाता के मन की आवाज, मतदाता को अपने राजनीतिक उम्मीदवार से क्या है चुनावी उम्मीदें, इस खास कार्यक्रम में बात होगी। सबसे पहले देखिए जनादेश हेडलाइंस। केंद्रीय मंत्री व भाजपा प्रत्याशी अनुराग सिंह ठाकुर ने देहरा में की जनसभा। कहा, मोदी के नेतृत्व में स्थिर व दमदार सरकार, जनता से की वोट की अपील। कांग्रेस नेता व उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने ऊना के हरोली में युवा कांग्रेस की आक्रोश रैली को किया संबोधित। कहा, प्रदेश सरकार ने युवाओं के लिए खोले नौकरियों के द्वार। कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने कुल्लू विधानसभा क्षेत्र के शमशी में जनसभा को किया संबोधित। विपक्ष पर क्षेत्रवाद की राजनीति करने का लगाया आरोप। और शिमला संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी ने नालागढ़ में किया चुनाव प्रचार। मुख्यमंत्री ने भी सुल्तानपुरी के पक्ष में मांगे वोट। हेडलाइंस के बाद सबसे पहले आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये 4 तस्वीरें जो हिमाचल की आज की सियासी हलचल की है, जहां केंद्रीय मंत्री व भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने आज अपने संसदीय क्षेत्र के देहरा विधानसभा के गांव गुलेर व हरिपुर में चुनाव प्रचार किया। वहीं शिमला से लोकसभा प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी ने आज सोलन के नालागढ़ में मुख्यमंत्री की उपस्थिति में चुनाव प्रचार किया। वहीं प्रदेश की हॉट सीट मानी जा रही मंडी लोकसभा सीट से कंगना ने अपनी चुनावी रैली को संबोधित किया और उनके प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने आज कुल्लू के शमशी में जनसभा को संबोधित किया। चुनाव के दौरान लोकतंत्र में सघन प्रचार एक स्वाभाविक राजनीतिक प्रक्रिया है। इस बार मतदान की कसौटी पर 18वीं लोकसभा के आम चुनाव है और इसी बीच राजनीतिक दलों में तंजबाजी का दौर भी चल रहा है और ऐसे में प्रदेश के दोनों ही बड़े दलों में आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला भी जारी है। प्रदेश की चुनावी फिजा में सियासी दलों की चुनावी रफ्तार भी तेज है। केंद्रीय मंत्री व भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने आज अपने गृह क्षेत्र हमीरपुर का दौरा किया, जहां उन्होंने कहा कि प्रदेश की राजनीति में ऐसा पहली बार हुआ है कि इतने कम समय में ही जनता का सरकार से विश्वास उठ गया हो। और वहीं दूसरी ओर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री कह रहे हैं कि प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी की लहर को उड़ा ले जाएगी। आइए देखें क्या कह रहे हैं दोनों नेता। देखिए, मुझे लगता है कुछ लोग अपना स्तर शायद समझ नहीं पाते हैं। वो अमेठी के हारे हुए सांसद हैं, वायनाड गए, वहाँ पे कहा कि मैं इसको अपना घर बनाऊंगा, लेकिन वहाँ से मुकर गए और वहाँ से रायबरेली पहुँच गए। ये राहुल गांधी जी कभी एक ठिकाना, कभी दूसरा, कभी तीसरा, तो कभी टिकते नहीं। देश को टिकने वाले चाहिए, जैसे स्थिर सरकार चाहिए, निरंतर सरकार चाहिए, कार्यक्रम निरंतर होने चाहिए और देश को आगे बढ़ाने वाला ईमानदार दमदार नेता चाहिए। वो मोदी जी में नेता है। जिनने भ्रष्टाचार किया है उनके खिलाफ जांच एजेंसियों ने और कोर्ट ने कार्रवाई की और जो भ्रष्टाचारी हैं वो जेल में है, कुछ लोग बेल पर हैं। और केवल टिप्पणियां करने से, बयान देने से काम नहीं चलेगा। सच्चाई ये है कि आम आदमी पार्टी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने के नाम पे बनी थी, आज भ्रष्टाचार में डूबी हुई पाई जाती है। इनके अधिकतर नेता जेल में या बेल पर हैं और केवल चुनाव के लिए टिप्पणियां करते हैं और दूसरी ओर महिलाओं को पीटते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो सेंटर में 10 साल रही, उन्होंने हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात की, लेकिन ये मात्र छलावा था और उस हिसाब से 20 करोड़ जो है नौकरियां उनको देनी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए ये केंद्र के खिलाफ हमारे युवाओं का आक्रोश है। उसके चलते आज की ये रैली का आयोजन किया गया है, जबकि कांग्रेस पार्टी का लहर का कहर जो है इन पे मचेगा।
तो इसलिए ये आयोजन हो रहे हैं, रोजाना आयोजन हो रहे हैं और लोग खुल के कांग्रेस के साथ आ रहे हैं। और ख़ास तौर पे एक युवाओं में आक्रोश इस बात का है जो इन्होंने प्रदेश की सरकार तोड़ने का प्रयास किया, जो इन्होंने प्रदेश की सरकार को जो है अभी 15 महीने की थी, इन्होंने जिस ढंग से साजिश रची, षड्यंत्र रचा, विधायकों की मंडी सजा दी और उसमें लोगों की बहुत भारी नाराज़गी है भारतीय जनता पार्टी की। और जो लोग एमएलए थे और अब चुनाव लड़ रहे हैं उनको ये बात समझ भी आ रही है। तो चुनावी पर्व चल रहा है और हिमाचल प्रदेश में बीते 5 सालों में 3,81,000 नए मतदाता जुड़े हैं। देखें ये रिपोर्ट। 1 जून को 57,11,969 मतदाता करेंगे मतदान। 2019 में 53,30,154 मतदाता थे पंजीकृत। प्रदेश में 5 सालों में मतदाताओं की संख्या में 3,81,000 का इजाफा। नए मतदाताओं में 2019 की तुलना में 19,285 की वृद्धि। 28,48,326 पुरुष मतदाता हैं शामिल। 27,97,218 महिला मतदाता। 35 थर्ड जेंडर अपने मत का करेंगे इस्तेमाल। 66,390 सर्विस वोटर शामिल। 2019 में दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 37,852 थी और आज 2024 में यह आंकड़ा पहुंचा 57,775। प्रदेश में है 1,254 शतायु मतदाता। 85 वर्ष से अधिक आयु के 60,835 मतदाता हैं। लोकसभा चुनाव अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है और चुनाव प्रचार में जुटे कांग्रेस और भाजपा के नेता एक दूसरे पर तीखे शब्द बाण छोड़ रहे हैं। मंडी संसदीय क्षेत्र में कंगना और विक्रमादित्य के बीच मुकाबला बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। दोनों पार्टियों का शीर्ष नेतृत्व भी कंगना और विक्रमादित्य के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंच रहा है। भविष्य के गर्त में क्या है इसका फैसला तो 4 जून को आएगा, लेकिन जनता के दरबार में फैसला 1 जून को हो जाएगा। लोकसभा चुनाव अब अपने आखिरी दौर की ओर बढ़ रहा है। प्रदेश में नामांकन भरने के साथ ही नाम वापस लेने की प्रक्रिया भी समाप्त हो चुकी है। नामांकन रद्द होने और नाम वापसी के बाद लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को लेकर स्थिति स्पष्ट हो गई है। लोकसभा के 3, विधानसभा उपचुनावों के लिए 4 उम्मीदवारों ने नामांकन वापस लिया है और अब 62 प्रत्याशी ही मैदान में बचे हैं। लोकसभा के सियासी मैदान में 4 सीटों पर 37 उम्मीदवार, विधानसभा उपचुनाव में 6 सीटों पर 25 उम्मीदवार। भाजपा कांग्रेस के अलावा बसपा, देवभूमि पार्टी और अन्य दलों के प्रत्याशी चुनावी रण में। साल 2022 में विधानसभा के चुनावों में मंडी से मुख्यमंत्री की कुर्सी और जयराम ठाकुर के नारे के बीच बेशक प्रदेश में भाजपा की सरकार ना बन पाई हो, लेकिन विधानसभा चुनाव में मंडी से भाजपा बड़े वोट बैंक के साथ जिला की 10 में से 9 सीटों पर कब्जा जमाने में कामयाब रही थी और ये 9 सीटें मंडी संसदीय क्षेत्र में आती हैं। जिला के भाजपा विधायकों की इस बार लोकसभा के आम चुनाव में अग्नि परीक्षा होने जा रही है। अब ना तो प्रदेश में भाजपा की सरकार है और ना ही साल 2019 की तरह के हालात। ऐसे में इस बार मंडी जिला से सिर्फ भाजपा विधायकों का कड़ा इम्तिहान ही नहीं होगा, बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। हालांकि साल 2021 में हुए उपचुनाव में भाजपा की सरकार व मंडी से मुख्यमंत्री रहते हुए भी प्रतिभा सिंह को रोकने में जयराम ठाकुर विफल रहे थे। साल 2022 में हुए विधानसभा चुनावों में मंडी जिला ने एक तरफा जनादेश दिया था, लेकिन अब वर्तमान हालात में मंडी जिला के भाजपा विधायकों की असली परीक्षा होने जा रही है। प्रदेश में इस समय कांग्रेस सरकार सत्ता में है और मंडी संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह चुनाव मैदान में हैं। भाजपा की तरफ से फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के चुनावी रण में होने के कारण मुकाबला रोचक बन गया है। मंडी संसदीय क्षेत्र के तहत 17 विधानसभा क्षेत्र आते हैं।
मंडी संसदीय क्षेत्र में 13,59,497 मतदाता, 6,90,534 पुरुष मतदाता, 6,68,963 महिला मतदाता। संसदीय क्षेत्र में 12,900 सर्विस वोटर्स, 37,816 ऐसे मतदाता हैं जो पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। अब देखना ये होगा कि नेता प्रतिपक्ष की राजनीतिक साख और पहली बार चुनावी रण में उतरी कंगना का जोरदार चुनावी प्रचार कितना रंग लाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, शिमला। हमारे द्वारा चुना गया जनप्रतिनिधि प्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र का एक हिस्सा बनकर सरकार तक समाज की समस्याओं को उजागर कर उनका हल निकालता है। विश्व में भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ हम तय करते हैं कि सत्ता की चाबी किसके हाथ में होगी। और जनादेश में अब वक्त हो चला है वोट यात्रा का, जिसमें दूरदर्शन संवाददाता वरुणा शर्मा ने शिमला की जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश की है कि आने वाले चुनावों को लेकर यहाँ की जनता क्या सोच रखती है। आम चुनाव यानी लोकतंत्र के महापर्व का जश्न, जब मतदाता उतरते हैं मैदान में और दिखाते हैं अपने वोट की ताकत। इसी को देखते हुए आज हम आए हैं शिमला संसदीय क्षेत्र में और जानते हैं यहाँ के लोगों से कि क्या है उनके मुद्दे और किन मुद्दों को लेकर वो 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट करेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में युवा मतदाताओं की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है और इस बार जो पहली बार वोट डालने जा रहे हैं उनसे भी जानेंगे कि क्या मुद्दे हैं उनके, क्या विचार है, क्या सोचकर वो वोट करेंगे। हमारे साथ है, क्या नाम है आपका? युक्ता भार्गवा। ओके युक्ता, क्या मुद्दे हैं और क्या सोचकर आप वोट करेंगी? पहली बार वोट कर रही हैं आप, कितना सशक्त महसूस कर रही हैं अपने आप को? क्या पहली बार वोट कर रही हैं सरकार बनाने के लिए? So I have just graduated and it's my first time voting. I'm very excited to vote for the first time. I'm feeling very proud and empowered to vote for the first time. तो काफ़ी ऐसा फील हो रहा है कि हम लोग अपने देश की सरकार बनाने के लिए हमारा भी कुछ रोल होगा और हम भी डेफिनेटली पावर्ड तो फील करेंगे क्योंकि फ़र्स्ट टाइम वोटिंग कर रहे हैं। जैसे कि हर सरकार हमेशा ही वादा करती है कि हम इस बार शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बेहतरीन काम करेंगे, लेकिन वो दावे सिर्फ अपने मैनिफेस्टो तक ही रह जाते हैं, वो ज़मीनी स्तर पर हमें देखने के लिए नहीं मिलते हैं। तो फिर मैं ये देखकर वोट करूँगी कि एजुकेशन के मामले में सरकार कैसे काम करेगी, आने वाली चीज़ें कैसी रहने वाली है और उसी तरीके से हम अपना प्रत्याशी का चयन करेंगे। कि शिमला संसदीय क्षेत्र से किस चीज़ की, जो इतने टाइम तक सांसद बनते रहे, किस चीज़ की डेवलपमेंट नहीं हुई है, उस चीज़ की आपकी वोट की ताकत से उस चीज़ की डेवलपमेंट होनी चाहिए। ट्रैफिक मैनेजमेंट बड़ी पुअर है शिमला की, बस यही सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है। आम मतदाताओं की चुनाव को लेकर क्या विचार हैं और वो क्या सोचते हैं, क्या सोचकर वोट करेंगे, ये जानते हैं। चलिए जी, आपका नाम? सीताराम शर्मा जी। आम चुनाव आ रहे हैं, लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, क्या सोचकर आप वोट करेंगे? देखो जी, हमारा जो वोट है सबसे पहले देश की सुरक्षा और विकास, दोनों चीज़ के लिए हम वोट करेंगे। सुरक्षा देश की ज़रूरी है, लाजमी है। दोनों हमारे चारों तरफ दुश्मन खड़े हैं, हमें आए दिन परेशान करते रहते हैं, और साथ में विकास भी हमारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। विकास के लिए भी हम मुद्दा बनाएंगे और वोट करेंगे। कैसा सांसद आप चाहते हैं? सांसद हम वही चाहते हैं जो हमारे प्रधानमंत्री के हाथ मजबूत करे। हमारे साथ थे शिमला संसदीय क्षेत्र के मतदाता, जिनका कहना है कि जो प्रधानमंत्री के हाथों को मजबूत करें उनको वो वोट करेंगे। आधी आबादी महिलाओं की है और इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में महिलाएं अपने वोट का प्रयोग करके अपने मताधिकार की ताकत दिखाएंगी। हमारे साथ भी है शिमला संसदीय क्षेत्र की एक महिला, इनसे बातचीत करते हैं कि किन मुद्दों को लेकर और क्या राय है इनकी इन आम चुनाव को लेकर। जी देखिए, लोकसभा चुनाव है और ये जो है जो चुनाव है देश की सरकार ये बनाता है और देश की जो सरकार चुनी जाती है वही हमारे मुद्दे, वही हमारा जो चीज़ें हैं वो आगे लेके जाती है। तो ऐसे में हम लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है, सभी से अपील भी मैं ये करती हूँ कि
सब मतदान ज़रूर करें। जो भी पार्टी जो महिलाओं के हित को आगे लेके जाएगी, क्योंकि आप देख रहे हैं महंगाई जिस तरह दिनों दिन बढ़ती जा रही है, तो उम्मीद यही है कि जो उम्मीदवार यहाँ पर आए हैं, चाहे वो कांग्रेस के हैं, भाजपा के हैं, या जो भी कोई दूसरों से उम्मीदवार यहाँ पे उतरता है, वो महिलाओं का ज़रूर एक अलग तरह से विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे और उनके मैनिफेस्टो में हमारा ध्यान रखा जाएगा। आज हमने वोट यात्रा में बात की शिमला संसदीय क्षेत्र की, और जानना चाहे शिमला संसदीय क्षेत्र के मुद्दे और वो क्या सोचकर इस बार के लोकसभा चुनाव में वोट करेंगे। कैमरामैन अनिल ठाकुर और राकेश कुमार के साथ मैं वरुणा, डीडी न्यूज़ हिमाचल। शाही सदस्यों को चुनने के लिए मंडी लोकसभा क्षेत्र मशहूर रहा है। इस बार जहां भाजपा ने बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत को और कांग्रेस ने शाही हस्ती विक्रमादित्य सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है, और इन दोनों के बीच टक्कर का मुकाबला माना जा रहा है, और दोनों प्रतिद्वंदियों ने आक्रामक अंदाज में चुनाव प्रचार भी किया है। देखिए क्या कह रही है कंगना रनौत। आज हमारे साथ हैं मंडी संसदीय क्षेत्र की भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत। आइए जानते हैं इनसे जो इनका राजनीतिक सफ़र है वो किस तरह से चल रहा है। मैडम, दूरदर्शन में आपका स्वागत है। पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि चेंज जो आपने किया है बॉलीवुड से राजनीति में, ये कैसा हुई शुरू होता है? ये एक मैं कहूँगी सौभाग्य की बात है कि मंडी की जनता ने चाहा कि मैं उनकी सेवा में लगूं, और मेरे लिए तो जैसा मैंने कहा कि ये ऐसा कोई पर्सनल एम्बिशन नहीं है कि मुझे एक्ट्रेस बनना है या मुझे ये बनना है। अगर मुझे दुनिया कहेगी कि हाँ ये नेता बननी चाहिए तो आई विल बी हैप्पी, बट मुझे खुद नहीं कहना चाहिए कि मुझे नेता बनना है। तो मैंने अपने आप को अब लोगों के हवाले सौंप दिया है। अगर वो चाहेंगे तो मुझे पावर में लाएंगे। शुरुआत में ही ये जो है ये मुद्दों से न हट के एक पर्सनल अटैक्स जिस तरह हम कहते हैं उस तरह की राजनीति शुरू हो गई है, आप पर भी किए जा रहे हैं और आप भी करें, क्या कहेंगे इस बारे में? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि आपने हमेशा देखा है कि मेरा तो ऐसा स्वभाव है कि भाई अगर आप मैं कभी किसी को अटैक नहीं करती। आप कोई भी उठा के मेरी फ़ाइट देख लीजिए, हमेशा मुझे पे अटैक हुए होते हैं पहले। तो अगर आप मुझ पर अटैक करेंगे तो मैं पीछे नहीं हटती। और दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब भी कोई बेटी जो है आती है किसी फील्ड में, तो चरित्र को लेके बातें, या वो अपवित्र है, या उसको यहाँ से चले जाना चाहिए, वो एक चीज़ है जो दुनिया मेकअप को लेके, इस तरह की जो है बातें आती हैं। लेकिन जब पुरुष होते हैं राजनीति में ये बातें सुनने को, तो महिला विरोधी सोच जो है कांग्रेस की उनको ले डूबेगी, और मैं क्या कह सकती हूँ। और एक और जो आप पर बात आ रही है कि आप मुद्दों को या विकास को लेकर बात नहीं करेंगे, आपकी क्या प्रोग्राम होगा, मतलब आप कैसे मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए काम करेंगे, क्या आपकी प्रायोरिटीज़ रहेंगी, ये लोग जानना चाहते हैं आपसे। देखिए, हम डेफिनेटली काम को लेकर बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं। मुद्दों को लेकर जैसे हमने पहले भी कहा है कि एयरपोर्ट का, और सबसे बड़ी बात जो हमारी सरकार ने बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी इनिशिएट की हुई हैं, तो जैसे ही ये रोडें हटेंगे ना रास्ते के, तो वो एक्टिवेट हो जाएगी। मंडी में एयरपोर्ट हो गया, जो रेलवे लाइन है उसको मंडी तक लाना, हमारी जो यूनिवर्सिटी है मेडिकल यूनिवर्सिटी को रिस्टार्ट करना, बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे हमें ब्रिज चाहिए, टनल चाहिए, केंद्रीय विद्यालय चाहिए, उस तरह के, और जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप से जो है एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, उस तरह के बहुत ज़्यादा काम है। ये लगभग 65% हिमाचल इसमें आ जाता है और एक बड़ा एरिया आपको कवर करना पड़ रहा है, किस तरह देख रहे हैं आप इस चैलेंज को? बहुत चैलेंजिंग है। आप देख लीजिए, हम इतना एग्जॉस्ट हो जाते हैं, 2-3 दिन से 103, 104 बुखार था, लेकिन फिर भी जो है चलते ही जाना है। अभी देखिए आवाज़ पूरी गई हुई है, गला पूरा गया हुआ है, लेकिन रुकने का कोई मतलब अपने पास ऑप्शन ही नहीं है। नेचुरली चैलेंजिंग तो बहुत है जी। और इसको आप समझते हैं कि अच्छा प्यार मिल रहा है आपको जनता का? जनता का तो मुझे प्यार मिल रहा है। देखिए, जनता तो जिस तरह से मुझे हर जगह रिसीव कर रही है, उसका आपको एक एग्जांपल जो है 4 जून को देखने को मिलेगा, जो अपनी बेटी को और अपनी कंगना को जो है वो एक भारी लीड देंगे, वो हर जगह, उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। ये थे कंगना रनौत, जिन्हें पूरा विश्वास है कि वो 4 जून को विजयी होकर मंडी संसदीय क्षेत्र का नेतृत्व करेंगे। दूरदर्शन समाचार के लिए मंडी से अंकुश सूद। प्रदेश में 2024 का आम चुनाव इसलिए भी खास है क्योंकि प्रदेश में लोकसभा चुनावों के साथ साथ 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी हो रहे हैं। प्रदेश की लाहौल स्पीति सीट पर पूर्व में भाजपा के मंत्री रहे रामलाल मारकंडा ने निर्दलीय उतरकर मुकाबला त्रिकोणीय कर दिया है। देखिए क्या कह रहे हैं रामलाल मारकंडा। दूरदर्शन के खास कार्यक्रम जनादेश में आज हमारे साथ है पूर्व मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा जी। सियासी हालचल के बीच जो है भाजपा का टिकट रवि ठाकुर को मिला
और आज आप निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, तो किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं और जनता का कैसा समर्थन आपको मिल रहा है? जी सर। जहाँ तक आपने ठीक कहा, मैं आज एक आज़ाद प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहा हूँ। आज लाहौल स्पीति की अस्मिता का विषय है। जब मेरा भारतीय जनता पार्टी से टिकट कटा, एक दौर ऐसा भी आया कि मुझे टिकट कांग्रेस पार्टी के लोग ही दे रहे थे। यहाँ पर 3 मुख्य नेता जगत सिंह नेगी, सुंदर सिंह ठाकुर, भुवनेश्वर बोर्ड, जिन लोगों ने मुख्यमंत्री महोदय को लिख के दिया कि लाहौल स्पीति से टिकट जो है मारकंडे को ना दिया जाए। जब मैं लाहौल पहुंचा, लाहौल के लोगों ने मुझे कहा आपको एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ना है। आज मैं ये चुनाव जो है अकेले नहीं लड़ रहा हूँ, आज लाहौल स्पीति की जनता लड़ रही है। आज मैं कुछ मुद्दे लेकर आया हूँ। लाहौल के टूरिज्म आज सिर्फ सिसु तक केंद्रित होकर रह गया है। मैं चाहता हूँ लाहौल का टूरिज्म पूरे लाहौल में पहुँचे। मैं चाहता हूँ टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए टूरिज्म पूरे लाहौल के अंदर हो, और यहाँ विंटर स्पोर्ट्स हो, समर स्पोर्ट्स हो। एक बहुत ही ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने खेती पर भी निर्भर करते हैं, और मैं इस खेती बाड़ी को द्वारा सब्सिडी खत्म हुआ, उस को लेकर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। जी, अगर हम बात करें तो कांग्रेस सत्तारूढ़ है और ऐसे में उन्होंने महिला प्रत्याशी चुनाव में उतारा है, तो आप इस त्रिकोणीय मुकाबले में मुख्य मुकाबला किसके साथ मानते हैं? कांग्रेस ये दावा कर रही है कि महिलाओं को 1500 रुपये दे, ये कितनी सच्चाई है, क्या कहना चाहेंगे? जहाँ तक आपने 1500 रुपये की बात की है, ये सच्चाई है कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री आज सुखू भी आज लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। लाहौल स्पीति में 15,782 महिलाएं हैं, उसमें मात्र जो है 1000 के करीब महिलाओं को 1500 रुपये दिया है। कांग्रेस पार्टी ने क्यों लाहौल स्पीति को चुना कि लाहौल स्पीति में महिलाओं की जनसंख्या 16,000 के करीब था। लाभ देने की बात आई, उन्होंने ऐसे कानून बनाए ताकि किसी को नहीं मिल पाए। ये सिर्फ दिखावा है लाहौल स्पीति की महिलाओं से जिन्होंने छल कपट किया, धोखा किया है। लाहौल स्पीति की विकास की बात करें तो पिछले 5 सालों में लाहौल स्पीति के विकास में आपने कोई कमी नहीं छोड़ा, फिर भी आप चुनाव हार गए। क्या चुनाव हारने के पीछे ओपीएस कोई बड़ा मुद्दा रहा? अगर इस बार आप जीतते हैं तो ओपीएस के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? आपने बिल्कुल ठीक कहा। पिछले चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा था। पूर्व सरकार के समय में सरकार की नाकामियां, विशेषकर जयराम ठाकुर जी का एक शब्द कहना कि अगर ओपीएस सही है तो विधानसभा चुन के आइए, वो विषय हमारे लिए पूरे हिमाचल प्रदेश में घातक सिद्ध हुआ है। आज तो मैं खुला कहना चाहता हूँ, कर्मचारी साथियों से कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, मैंने आपका गुरु के साथ में पहले भी साथ दिया है। मैंने तभी कहा था, घोषणा पत्र में कहा था कि मैं अगर सरकार में जीत के जाता हूँ, आपके ऊपर इसका मुद्दा उठाऊंगा। जैसे आपने सुना कि पूर्व मंत्री और निर्दलीय प्रत्याशी रामलाल मारकंडा का स्पष्ट तौर पर कहना है कि विकास के नाम पर उन्होंने राजनीति की है, और आज वो जब चुन के जाएंगे तो लाहौल स्पीति के हित को ध्यान में रखते हुए ऐसे पार्टी को समर्थन देंगे जिससे लाहौल स्पीति का विकास हो। जनादेश के लिए मैं कुंदन शर्मा। और अब जनादेश के इस पड़ाव में हम आपके लिए लाए हैं हिंदुस्तान के चुनावी इतिहास से कुछ ऐसे किस्से जो राजनीति की दुनिया में हमेशा के लिए अमर हो गए। पहले आम चुनाव से लेकर मौजूदा चुनावी दौर तक हम आपको दिखा रहे हैं भारतीय निर्वाचन प्रणाली से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से। जनादेश में ये रहा आज का चुनावी किस्सा। चुनावी किस्से में आज हम बात करेंगे ईवीएम के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में कि सबसे पहले इसे कहां इस्तेमाल किया गया था। भारत के लोकतंत्र को निष्पक्ष चुनाव के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, और इसी को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग भी चुनाव प्रक्रिया में लगातार सुधार करता रहता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल सबसे पहले केरल के पारूर में किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का चुनाव में मतदान की प्रक्रिया में अहम योगदान रहा है। ईवीएम का प्रोटोटाइप हैदराबाद स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा 1979 में विकसित किया गया था। भारत में ईवीएम का पहली बार इस्तेमाल 1982 में केरल के पारूर विधानसभा क्षेत्र में किया गया था। चुनाव में ईवीएम का डिजाइन और प्रयोग वैश्विक लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जाता है। ईवीएम ने चुनाव प्रणाली में पारदर्शिता, तेजी और स्वीकार्यता प्रदान की है। 1984 में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के उपयोग पर रोक लगा दी, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के संशोधन होने तक के लिए ही था। 1988 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 लागू होने के बाद ईवीएम का प्रयोग 15 मार्च 1989 से फिर से शुरू हुआ। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की कल्पना सबसे पहले चुनाव आयोग के पूर्व आयुक्त एस.एल. शकधर द्वारा की गई थी। तो
सियासी बयानबाजी और राजनीतिक सरगर्मियों के बीच चुनावी दौर में सबसे अहम रोल एक मतदाता का रहता है। इसलिए लोकतंत्र के इस महापर्व को सफल बनाने के लिए 1 जून को अपने घर से पोलिंग बूथ तक का सफर जरूर तय कीजिए और देश के इस चुनावी पर्व का हिस्सा बनिए। आखिर में देखिए ये वोट अपील। पूरी दुनिया को ये मिसाल है, मेरे भारत का संविधान है। पूरी दुनिया को ये मिसाल है, मेरे भारत का संविधान है। वोट करो मतदान करो, मतदान करो सब लोग। 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 जनादेश में आज इतना ही। दिन भर की सियासी हलचल के साथ साथ कल जनादेश का एक और अंक लेकर शाम 7:30 बजे हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।